आरएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गुटनिरपेक्षता की नीति की। भारत के द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति की पहल की गई। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति की शुरुआत की गई और इस नीति के तहत भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई। इसके साथ ही भारत ने कई नव स्वतंत्र देशों को इन शक्तिशाली गुटों के चुंगल में जाने से भी रोका। तो गुटनिरपेक्षता की नीति क्या है? शक्तिशाली गुटों से या महाशक्तियों से अलग रहने की नीति को ही गुटनिरपेक्षता की नीति कहते हैं। शक्तिशाली गुटों से अलग रहने की नीति या महाशक्तिशाली जो महाशक्तियाँ उनसे अलग रहने की नीति को ही गुटनिरपेक्षता की नीति कहते हैं। गुटनिरपेक्ष देशों का जो पहला सम्मेलन हुआ, गुटनिरपेक्षता या गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। 1961 में कहाँ पर हुआ? बेलग्रेड के अंदर हुआ। इस बेलग्रेड सम्मेलन में उस समय इसके जो सदस्य देश थे उनकी संख्या थी 25। जब गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ तो उस समय इस सम्मेलन के अंदर 25 देशों ने इसमें हिस्सा लिया। इसके बाद में इसके जो प्रमुख संस्थापक हैं उनकी हम बात करेंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 5 प्रमुख देशों का संगठन है। इसमें अहम भूमिका निभाई भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके अलावा यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो थे। मिस्र के गुलाम अब्दुल नासिर थे। इंडोनेशिया के सुकर्णो थे। इसके अलावा घाना के वामे एनक्रुमा थे। इन पांचों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने मिलकर इस गुटनिरपेक्षता की नीति की पहल की और इन देशों के अलावा नव स्वतंत्र देशों को इन शक्तिशाली गुटों में जाने से रोका और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की पहल की। गुटनिरपेक्ष देशों का जो 18वां सम्मेलन हुआ वो 2019 के अंदर अजरबैजान में हुआ और इसकी सदस्य संख्या इस 18वें सम्मेलन में 120 सदस्य इसके देश बने। इसके अलावा 17 इसके पर्यवेक्षक देश बन गए। इस सम्मेलन या गुटनिरपेक्षता की नीति का जो उद्देश्य था वो क्या था कि शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए जो प्रतिद्वंदी गुट हैं, जो पूर्वी और पश्चिमी गुट है, इनके बीच में जो प्रतिस्पर्धा और होड़ थी उन दोनों के मध्य शांति या मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाना इस गुटनिरपेक्षता की नीति की प्रमुख पहल या उद्देश्य था। दूसरा, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ साथ ये पांचों देश अपनी पारस्परिक एकता, आपसी एकता के साथ इन सभी सदस्य देशों के विकास की प्रगति उन्नति के लिए कार्य करेगा। तो ये गुटनिरपेक्षता की नीति के प्रमुख उद्देश्य थे। गुटनिरपेक्ष देशों का जो प्रथम सम्मेलन हुआ 1961 के अंदर बेलग्रेड के अंदर, इस सम्मेलन में 3 बातों की परिणति हुई, 3 बातों पर सहमति हुई। पहला था पांचों देशों के बीच में सहयोग, परस्पर पांचों देश मिलकर सहयोग करेंगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में कोई भी समस्या किसी भी गुट को लेकर अगर इन देशों के बीच में होगी जो पांचों देश मिलकर उस पर निर्णय लेंगे और परस्पर सहयोग करेंगे। इसके अलावा शीत युद्ध के प्रचार और इसके बढ़ते दायरे या प्रभावों को रोकने या उन्हें कम करने का कार्य करेंगे। तीसरा था अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण पर जितने नव स्वतंत्र राष्ट्र हाल ही में आज़ाद हुए उन स्वतंत्र राष्ट्रों को, उन अफ्रीकी देशों को इन गुटों में जाने से रोकना। प्रमुख इसमें मुद्दे ये चुने गए थे और इसी की तर्ज पर इन पांचों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयास भी किए। तो इस तरह से गुटनिरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण नीति थी, क्योंकि दोनों गुटों के बीच में, दोनों महाशक्तियों के बीच में उस समय गुटनिरपेक्षता की नीति ही बाधक बन रही थी
और लेकिन ये नीति और इसकी शुरुआत भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई, जिसे बाद में सकारात्मक दृष्टिकोण में देखा गया। लेकिन साथ ही साथ गुटनिरपेक्षता की नीति पर वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता को लेकर भी तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे शीत युद्ध के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की। शीत युद्ध का जो सकारात्मक प्रभाव पड़ा उसमें पहला प्रभाव था गुटनिरपेक्षता की नीति का उदय होना। दूसरा, शीत युद्ध के कारण ही प्रौद्योगिकी विकास और उन्नति हुई, क्योंकि दोनों महाशक्तियों में होड़ मची हुई थी अस्त्र शस्त्र बनाने की, तकनीकी या प्रौद्योगिकी। तो इससे पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तकनीकी विकास का जो अवसर था, जो तकनीकी विकास हुआ, वो भी इसमें हमें देखने को मिला। इसके अलावा नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उदय भी हुआ और कई देशों ने मिलकर व्यापारिक गतिविधियां, मुक्त व्यापार, ऐसे कई सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सामूहिकता और सामूहिक और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की भी पहल की। इसके अलावा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का भी विकास शीत युद्ध के सकारात्मक प्रभाव में है, क्योंकि गुटनिरपेक्षता की नीति दोनों ही गुटों के मध्य शांति और समझौते के तहत उनके आपसी विवादों को हल करने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। इसके अलावा अब हम बात करेंगे शीत युद्ध के नकारात्मक प्रभावों की, कि शीत युद्ध के कारण उस दौर में कौन कौन से नकारात्मक प्रवृत्तियों का विकास हमें देखने को मिला। तो शीत युद्ध के कारण उस समय चारों तरफ भय और संदेह का वातावरण था। चारों तरफ नव स्वतंत्र देशों को भी डर सता रहा था कि कहीं परमाणु युद्ध न छिड़ जाए, और दोनों महाशक्तियों की वजह से जो हाल ही में देश आज़ाद हुए हैं उन्हें कहीं इन गुटों की जकड़न में या गुलामी में नहीं रहना पड़े। इसके अलावा सैनिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला। शीत युद्ध के दौर में ही नाटो, वार्सा संधि, ऐसे कई सैनिक गठबंधनों का उदय हुआ और सोवियत संघ के विखंडन के बाद में 25 दिसंबर 1949 को सोवियत संघ का विखंडन हुआ। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विखंडन हुआ और उसके कारण वहाँ वार्सा पैक्ट का समापन हुआ। लेकिन आज भी इस विश्व परिदृश्य के अंदर नाटो सैनिक संगठन आज भी बरकरार है, आज भी वो सैनिक संगठन विश्व के अंदर उपलब्ध है। इसके अलावा शस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला, हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिला, ये शीत युद्ध का एक नकारात्मक प्रभाव था। इसके अलावा इसी शीत युद्ध में विरोधी गुटों का भी उदय हुआ और परमाणु युद्ध का भय चारों तरफ से हमें दिखाई दे रहा था। तो ये शीत युद्ध के दौर का विवरण है। इस लेसन में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के दौर से आप क्या समझते हो, शीत युद्ध के कारण और उसके प्रभाव परिणाम, ये इस टॉपिक में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा महाशक्तियों के द्वारा कई तरह की संधियां कई देशों पर थोपी गई थी, वो भी इसमें इम्पोर्टेंट है। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।